हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में ना टैक्स रिलेटेड एक नया स्कैम आया है। और ये तो स्कैम ऐसा है ना जिसमें इनकम टैक्स का भी चीटिंग है, जीएसटी का भी चीटिंग है। मतलब एक ही स्कैम में ना डबल डबल चीटिंग है। कुछ बिरयानी रिलेटेड स्कैम है बोलो। लेकिन है ना, स्कैम डिस्कस करने से पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था ना, थोड़ा सा है ना अपन हमारी पढ़ाई से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जिसका इस स्कैम के साथ कुछ कनेक्शन है। नेतर क्या है, खाली स्कैम डिस्कस करूंगा ना तो नॉर्मल खाली न्यूज़ वाला वीडियो बन जाएगा। खाली न्यूज़ वाला वीडियो बनाने का पर्पस नहीं है। आप लोग हमेशा मेरे को फेस टू फेस क्लास में क्या बोलते हो कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना उसका प्रैक्टिकल लाइफ के साथ क्या रिलेवेंस है वो बताओ ना। तो हमने क्लास में कुछ पढ़ा है तो मैं पहले वो रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसका अपने टैक्स के स्कैम के साथ कुछ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स की भी बातें हैं, जीएसटी की भी बातें। चलो मजा आएगा। देखो अभी देखो, पता है ना जीएसटी में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ई इनवॉइसिंग। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ई इनवॉइसिंग, पहले उसको रिवाइज करेंगे। देखो ये इनवॉइसिंग में हमने क्या पढ़ा। E-invoicing means person issuing the invoice has to report the content of the invoice first on the government portal। मतलब जब आप इनवॉइस इशू करोगे तो उसकी जो डेटा है, उसकी जो डिटेल्स है, उसकी वैल्यू, उसका टैक्स, बायर का नाम, ये पहले गवर्नमेंट के पोर्टल में आपको यू कैन से बता देना है। गवर्नमेंट के पोर्टल में इन्फॉर्म कर देना है। एंड देन ओनली द इनवॉइस कैन बी इश्यूड एंड गिवन टू द बायर। नहीं समझा? देखो बच्चों, हमारे जीएसटी में क्या होता है ना, एक सेलर होता है जो माल बेचता है, उसको हम सेलर बोलते हैं ना। और जीएसटी की भाषा में बोले तो सप्लायर। और जो सामने वाला पार्टी होता है जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है वो बायर होता है। लेकिन जीएसटी की भाषा में हम उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। अब देखो ये तो अपने को पता ही है कि जो भी बंदा या बंदी जो सेलर होता है ना, वो एक इनवॉइस इशू करता है। अरे बिल बिल ये वर्ड सुना रहेगा ना। हालांकि मेरे जीएसटी में जो वर्ड यूज होता है उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में हम उसको बिल बोलते हैं। पर ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ आम भाषा नहीं सीखेंगे, आम भाषा के साथ साथ जो जीएसटी में काम आने वाली भाषा है वो भी सीख रहे, बराबर ना। तो क्या होता है ना, जो बंदा सेलर होता है ना, सेलर वो क्या करता है, एक बिल इशू करता है, बराबर है। अच्छा, तो हम भी बहुत बार शॉपिंग में गए हैं, हमने भी कितनी सारी बार मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ शॉपिंग की होगी ना। तो यही होता है ना हर ट्रांजेक्शन में कि जो सेल करता है वो बिल इशू करता है, बराबर है। बट ई इनवॉइसिंग में ऐसा नहीं है बच्चों। ई इनवॉइसिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके इसके जो प्रोविजंस है ना उसके हिसाब से सेलर अब अपना बिल डायरेक्टली बायर को ऐसे इश्यू नहीं कर सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, सेलर बिल इशू डायरेक्टली बायर को नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो सर फिर क्या करने का, देखो मैं बताता हूँ। ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन है। ठीक है, देखो हमने क्या सीखा है क्लास में कि जितने भी सेलर्स है ना, सेलर्स जो बी टू बी सप्लाई करते हैं, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, जब भी उनको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा या क्रेडिट नोट इशू करना होगा या डेबिट नोट इशू करना होगा ना, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पता है, जो भी अपने इनवॉइस की डिटेल्स है वो बायर को बिल देने से पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। अरे बहुत से लोग कुछ भी फेक बिल इशू करते हैं ना यार। कैसे कैसे फेक बिल होते हैं, अभी आगे जाके जो अपन स्कैम पढ़ने वाले ना उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फेक बिल इशू करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले बिल हमको बताओ, बिल की डिटेल्स हम जानना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो है INV-1। अब ये एक फॉर्म आता है जो हर सेलर को पहले फिल करके जो भी सेल्स की डिटेल्स है वो पहले गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ना, जो वेबसाइट है जिसमें आपको ये सब बताना है, वो है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल।
ये सब गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेबसाइट्स बना के रखी है उसके लिए, www.e-invoice1, e-invoice2, e-invoice3, 4, 5, 6.gst.gov.in, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो आप कोई भी एक वेबसाइट पे जाओ, उसमें जाके पहले गवर्नमेंट के पोर्टल को सब इन्वॉइस बताओ। अच्छा, एक बार आपने गवर्नमेंट को सब इन्वॉइस बता दिया ना, फिर गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ना वो क्या करेगा, यही सेम बिल आपको फिर से रिटर्न करेगा, लेकिन अब उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल चीज होगी, और वो है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। क्या होगा? इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये जो IRN है ना, IRN, ये अगर मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं क्या, तो आम भाषा में एक टाइप का OTP समझ लो ना। लेकिन एक ऐसा रेफरेंस नंबर है जो स्पेशली आपने जो डिटेल्स दिए ना वो उसके लिए गवर्नमेंट ने इशू किया है। एक बार आपको ये नंबर मिल गया ना, मतलब ये प्रूव हो गया कि हाँ, आपने अपने इनवॉइस की डिटेल्स गवर्नमेंट को बताई थी। फिर उसके साथ एक स्पेशल QR कोड भी होता है उसके अंदर, जो गवर्नमेंट के इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ आता है, बराबर है। अब एक बार आपको ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ गया, तो देखो, सबसे पहले तो सेलर को क्या करना है, डायरेक्टली बायर को बिल देना अलाउड नहीं है। अब डायरेक्टली बायर को बिल नहीं दोगे, पहले गवर्नमेंट को बताओगे। जो गवर्नमेंट को बताओगे उसके लिए INV01 फॉर्म यूज़ करोगे। फिर गवर्नमेंट उसके बदले आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर और QR कोड देगी, ठीक है। फिर इतना आने के बाद एक बार आपको ये थप्पा मिल गया कि हाँ, मेरे पास इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, फिर सेलर क्या कर सकता है, फिर ये वाला जो बिल है ना वो अपने बायर को देगा। फिर ये वाला बिल जो है ना वो अपने बायर को देगा। देन यू कैन गिव इनवॉइस टू द बायर, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये E-इनवॉइस का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होता है पता है, पूरे इंडिया में जितने भी सेलर्स बिल इशू करेंगे ना, वो अब फेक बिल्स इशू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल इशू करने से पहले तो गवर्नमेंट को बताना है। अब मुझे पता है आप लोग मन में क्या सोच रहे हो, आप लोग मन में सोच रहे हो सर ये सचमुच होता है क्या? क्योंकि सर मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि हम हमेशा गवर्नमेंट को पहले डेटा देंगे। सर ये सब सच बता रहे हो? सच बता रहा हो बच्चा। लेकिन आपने क्यों नहीं सुना होगा पता है, क्योंकि फिलहाल है ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो गवर्नमेंट ने सिर्फ B2B में इंट्रोड्यूस किया है। B2B मतलब नॉर्मल भाषा में तो उसको भले बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं, बट GST में तो अगर पता रहेगा तो B2B मतलब हम रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड बोलते हैं ना। मतलब एक रजिस्टर्ड सेलर जब दूसरे रजिस्टर्ड बायर को बिल देगा, तो पता है तुम लोग जो स्टूडेंट लोग हैं ना, वो तो तुम लोग तो अनरजिस्टर्ड पर्सन रहते हैं ना, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ये बहुत कम देखा रहेगा या शायद नहीं देखा रहेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे है ना ये कॉन्सेप्ट। इसलिए गवर्नमेंट ने फिलहाल ये सिर्फ B2B में रखा हुआ है, इसलिए आपने प्रैक्टिकल लाइफ में शायद इसको ज्यादा देखा नहीं रहेगा। अच्छा, उसमें भी B2B में भी बताएं, देखो इधर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। E-invoicing is compulsory for registered person having an aggregate turnover of more than 5 crores। मतलब B2B में भी अब ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके चाचा का, किसी का बिजनेस होगा, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, तो आप सोचोगे मेरे मम्मी डैडी तो कभी इनवॉइसिंग करते नहीं है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि E-इनवॉइसिंग सिर्फ उन्हीं सेलर्स के लिए कंपलसरी है। ये जो सेलर लोग रहते हैं ना, सेलर लोग, सिर्फ उन्हीं सेलर्स के लिए कंपलसरी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़। लेकिन ये मोर देन 5 करोड़ कौन से ईयर का देख रहे हैं हम लोग? इन एनी ऑफ द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18, मतलब 17-18 जब से GST आया था तब से लेके अभी तक कोई भी पिछले सालों में अगर कोई भी एक सालों में अगर टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ हो गया ना, तब जाके ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर करंटली E-इनवॉइस इज ओनली ऑन B2B सप्लाईज, ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया। E-invoice is also applicable in case of RCM purchases where the supplier is a notified person। notified person मतलब ये लोग है, मतलब अगर आपका सेल्स RCM में है बट आप ये वाले इंसान हो, ये वाले इंसान, तो भले आपका सेल्स RCM में होगा, भले टैक्स भरने की लायबिलिटी सामने वाले की होगी, लेकिन E-इनवॉइस आपको करना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो।
फिर हावेवर इफ द आरसीएम इन आरसीएम इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, बहुत बार क्या होता है ना कि आरसीएम केसेस में जो सप्लायर होता है ना वो सेलर ही अनरजिस्टर्ड होता है। मैंने अभी क्या बोला आपको, ये सिर्फ B2B में एप्लीकेबल है भाई। तो अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है तो ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इनवॉइस शैल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड इनवॉइस only if it has an invoice reference number. Without invoice reference number, invoice shall be treated as invalid and the buyer shall not get ITC. बाप रे, ये तो अभी है ना टैक्स इनवॉइस के साथ साथ आईटीसी का भी चैप्टर ट्रिगर हो गया। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग बोल रहे हैं कि एक सेलर अपने बायर को जो इनवॉइस देगा ना, इनवॉइस, उसमें इनवॉइस रेफरेंस होना ही चाहिए। इनवॉइस रेफरेंस होना ही चाहिए, मतलब ये कंपलसरी है। अगर इनवॉइस रेफरेंस के बिना, मतलब जिनको भी ये करना कंपलसरी है, बिना इनवॉइस रेफरेंस अगर आपने किसी को एक बिल इश्यू कर दिया तो उसको इनवैलिड इनवॉइस माना जाएगा। और इनवैलिड इनवॉइस होगा तो ऑब्वियसली उसके केस में तो फिर सामने वाला जो बायर है वो आईटीसी ले ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे तो आईटीसी का भी पॉइंट ट्रिगर हो गया। आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ऐसा, बायर हैज मेड सर्टन परचेजेस बट इन द टैक्स इनवॉइस देयर वाज नो आईआरएन। तो नो आईआरएन जैसे ही आप देखोगे ना, नो इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आपको समझ जाने का आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आईआरएन होगा तो आईटीसी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, थोड़े बहुत ऐसे सेलर्स को बोला है कि फिलहाल है ना आप लोग ई इनवॉइस का प्रोसीजर मत फॉलो करो। ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन फ्यू सेलर्स। मतलब क्या है पता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ई इनवॉइसिंग, जैसे जैसे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होते जाएगा ना, वैसे वैसे देश में गवर्नमेंट ये सबके लिए कंपलसरी करने वाली है। लेकिन फिलहाल है ना थोड़े बहुत लोगों को ऐसा बोला है कि आप लोग ई इनवॉइसिंग मत फॉलो करो, चलेगा, भले आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होगा। अब वो कौन से लोग हैं? तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार इंटर वाले भी याद रख लो ना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ थियरी में आया तो लिख देने का, बाकी डिटेल कॉन्सेप्ट तो फाइनल सीए के जीएसटी में है, ठीक है। फिर एसईजेड यूनिट्स, यूनिट्स मतलब वो लोग जिनका एसईजेड में कुछ ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। एसईजेड डेवलपर नहीं बोला है यहाँ पे, क्या बोला है? एसईजेड यूनिट। देखो, डेवलपर एक अलग चीज होती है, जो पूरा डेवलप और मेंटेन करता है वो अलग, और उसके अंदर जिन लोग ने फैक्ट्री इंडस्ट्री खोली है ना, उन यूनिट वालों को बोला है कि आप लोग ई इनवॉइसिंग नहीं करोगे तो चलेगा। फिर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जीटीए, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, मल्टीप्लेक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, स्कैम के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपको स्कैम जानने का है, बता रहा हूँ। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब कर दो ना यार प्लीज़, फटाफट, एक सेकंड लगता है खाली, ठीक है। अभी देखो, ध्यान से देखो, अभी इसमें है ना एक बहुत स्पेशल बात है। अब स्पेशल बात क्या है कि गवर्नमेंट है ना कैसे है ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके है ना सब कुछ सिंप्लीफाई और फास्ट करने की कोशिश कर रही है। देखो, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमने सेलर को बोला कि तू इनवॉइस की डिटेल्स हमको दे। अच्छा, इनवॉइस की डिटेल्स दे मतलब कोई पीडीएफ वीडीएफ अपलोड नहीं करना है, एक फॉर्म आता है ना, वो फॉर्म में लिखने का, सेलर को अपना नाम, बायर का नाम, सेलर का जीएसटी, बायर का जीएसटी, सेल्स की वैल्यू, टैक्स का अमाउंट, एचएसएन कोड, मतलब इनवॉइस की सब डिटेल्स दे देने की। अब गवर्नमेंट का क्या सोच रही पता है कि एक बार हमारे पास इनवॉइस का डिटेल्स आ गया तो हमको तो ये पता चल गया कि सेलर ऐसा 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 इनवॉइस इशू करना चाहता है। अभी गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर देखो क्या करेगा। गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है ना, जो ऑलरेडी यहाँ पे इनवॉइस की डिटेल्स लेके बैठा है, वो सेलर का GSTR 1 जो होता है ना, GSTR 1, जिसमें हम लोग हमारे सेल्स रिपोर्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। मतलब एक बार आपने गवर्नमेंट को इस मेथड से एक डेटा दे दिया तो आपका GSTR 1 गवर्नमेंट अपडेट करेगा, और एक बार इसका GSTR 1 अपडेट हुआ तो बायर का GSTR 2A और 2B भी अपलोड हो जाएगा, है ना। जो बायर होता है ना उसका जो 2A 2B है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो इसका GSTR 1 और इसका GSTR 2A ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
और एक बात बताओ, एक और चीज होगा, देखो अगर समझो ये सेलर गुड्स बेचना चाहता है, ठीक है, कभी भी कोई इनवॉइस इशू करेगा तो वो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है, बराबर ना। अब समझो कोई ऐसा सेलर है जो गुड्स बेचना चाहता है। अब गुड्स में तो क्या होता है, मूवमेंट होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। और जब भी गुड्स में मूवमेंट होता है ना, तो याद करो ई वे बिल जैसा एक कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है। तो पता है ये वाला जो है ना, वो थोड़े बहुत डिटेल्स आपके ई वे बिल की सिस्टम में भी अपडेट कर देगा, जिससे अगर आप ई वे बिल इशू करना चाहते हो तो भी आपका है ना थोड़ा बहुत डेटा ई वे बिल की सिस्टम में रेडीमेड आ जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का एक एक सॉफ्टवेयर इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए कर सकता है। इससे क्या होता है ना, फास्ट सब कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, बराबर ना। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको ये ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट फटाफट फटाफट रिवाइज करवा दिया, बराबर है। एग्जाम में कुछ 2-3 मार्क का आ सकता है। चलो अभी जिसकी आप लोग सब लोग राह देख रहे हैं, सर स्कैम क्या हो गया। बेसिकली है ना, स्कैम है ना हैदराबाद में कुछ बिरयानी बेचने वाली रेस्टोरेंट से रिलेटेड स्कैम हुआ है। देखो सच बात बताओ, स्कैम तो कुछ नया नहीं है, बट स्कैम को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है ना, वो मुझे थोड़ा सा नया लग रहा है। देखो अभी हुआ क्या मालूम है, कि गवर्नमेंट है ना ऐसे रैंडम बेसिस पे है ना, क्या है, बहुत सारे असेसीज बोलो या रजिस्टर्ड पर्सन बोलो, उनका जनरल कुछ इंक्वायरी सर्वे करती रहती है। तो इनकम टैक्स में ना एक सर्वे, सर्च, सीजर जैसा फाइनल सीए में कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर किसी के प्रीमाइसिस में जाके चेकिंग वगैरह करते हैं। तो हैदराबाद में ना क्या हुआ कि कोई तो एक रेस्टोरेंट था जिसके बिरयानी मतलब बिरयानी बेच रहे थे। तो उसमें गवर्नमेंट के लोगों ने थोड़ा सा कुछ सर्च सर्वे जैसा कुछ किया। अब सर्च सर्वे करने के बाद उनके पास एक डेटा आया कि भाई इतनी बिरयानी की सेल्स हो रही है, ये है, ऐसा है, वगैरह वगैरह। अब गवर्नमेंट के लोगों को ना उसमें थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये बहुत ही एकदम फेमस इंसान है, सब लोग इसके यहाँ पे बिरयानी बहुत खाते हैं, लेकिन जितना ये फेमस है ना उतना सेल्स ये बता नहीं रहा है। क्योंकि ये तो अपने को पता ही है ना, रेस्टोरेंट में बहुत सारा सेल्स कैश में होता है। तो गवर्नमेंट को लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो क्या है ना, ये जो गवर्नमेंट को शक आया ना, ये बहुत ही नॉर्मल शक है। क्योंकि क्या है ना, किसी की इनकम है ना, अपने को एग्जैक्टली नहीं बट रफली तो पता चल सकती है ना। जो फेस टू फेस के बच्चे हैं, आप लोग भी तो हम क्लासेस वालों की इनकम रफली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना। आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेटर में तुम्हारा क्या फीस है, फिर क्लास में कितने बच्चे हैं तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर कितने बैचेस है तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैचेस, फिर वैसा फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल, 11 12, ऐसा करके आप लोग हमारा भी इनकम जज कर ही लेते हैं ना। तो वैसे गवर्नमेंट को भी लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने थोड़ी बहुत इंक्वायरी की, इनको लगा कि ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, उस सॉफ्टवेयर में थोड़े वो लोग डिटेल गए। क्योंकि क्या होता है ना, रेस्टोरेंट में भी आपने देखा रहेगा कि जो बिल जनरेट होता है वो थ्रू सॉफ्टवेयर होता है। तो इन लोग ने क्या किया, जो शक हुआ ना, इसलिए थोड़ा जोमेटो स्विगी के साथ थोड़ा सा एक यू कैन से थोड़ा क्रॉस इंक्वायरी किया कि भाई ये जो रेस्टोरेंट है वो आपके थ्रू कितना सेल्स करते हैं। फिर शायद 1-2 एम्प्लॉयज़ को भी पूछा रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कब पता चली पता है इन लोग को, जब इन लोग ने देखा कि जो सॉफ्टवेयर ये लोग बिल जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, उस सॉफ्टवेयर में से जो थोड़े बहुत बिल जनरेट होते हैं वो डिलीट हो सकते हैं। हाँ, मतलब जो सॉफ्टवेयर को यूज करके आप बिल जनरेट कर रहे हो, बराबर है। तो अभी जो बंदा खाना खाने को आया है उसको तो क्या लगेगा, आपने एक प्रॉपर बिल जनरेट किया है, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से बिल बन रहा है। बट वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे ना, उसमें से थोड़े बहुत बिल्स आप डिलीट कर सकते हो। अब ये कब पता चला पता है इन लोग को, जब है ना ये सॉफ्टवेयर की कंपनी का जो मालिक था ना वो अहमदाबाद में था। या तो मालिक अहमदाबाद में है या तो इनका कुछ मेन ऑफिस अहमदाबाद में होगा, जो भी है, बट अहमदाबाद में था। और ये सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पे भी वो लोग ने इंक्वायरी किया। अब बाद में उन लोग के पास है ना, उन लोग ने क्या किया, ये सॉफ्टवेयर
कितने कितने रेस्टोरेंट्स यूज करते हैं, सबके यहाँ पे इंक्वायरी बिठाई। और इनको पता क्या चला पता है, कि जितने भी लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, उसमें सब जगह पे कहीं ना कहीं है ना, ये लोग थोड़े बहुत सेल्स बिल डिलीट कर देते हैं। अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि सर लेकिन हम लोग तो पैसा यूपीआई से देते हैं ना, तो वो भी डिलीट हो जाता है। नहीं, वो वाला डिलीट नहीं होता है। ये लोग को पता चला कि जितने भी कैश सेल्स हो रहे हैं ना, उसके जो बिल इश्यू हो रहे हैं ना, वो डिलीट हो रहे हैं। और ये इंक्वायरी वो लोग ने की और बात है ना, अहमदाबाद में जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, वहां तक पहुंच गई। फिर इन लोग ने क्या किया पता है, 60 टेराबाइट का डेटा गैदर किया, बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स जो यही सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे। तो मजे की बात क्या हो गई, कि जो रेस्टोरेंट यही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे ना, इन रेस्टोरेंट्स में बहुत सारा फ्रॉड हुआ। और पता है ये लोग क्या एक अप्रोक्सीमेट फिगर दिए हैं, बोलते हैं 70,000 करोड़ का सेल्स ऐसे छुपाया है। कौन सा वाला सेल्स? कैश सेल्स। कोई बोलेगा सर अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, कि बिल इशू करते समय पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट को बताने के बाद आप सेल्स डिलीट कैसे कर सकते हो। आप लोग एक चीज भूल गए ना, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है B2B सेल्स में। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन को जब सेल्स किया रहेगा, तब गवर्नमेंट को बताना कंपलसरी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात तो रेस्टोरेंट की कर रहे हैं। बच्चों रेस्टोरेंट तो मेजॉरिटी सेल्स B2B करता होगा कि B2C? अरे रेस्टोरेंट में जो लोग खाना खाने को आते हैं, वो लोग तो मेजॉरिटी अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं ना बेटा, नॉर्मल कंज्यूमर। तो B2C में अभी तक ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हुआ ही नहीं है। तो रेस्टोरेंट वाले क्या करते थे, कि जितना भी कैश सेल्स होता था B2C में, उस कैश सेल्स का इनवॉइस तो जनरेट हो गया। लेकिन आप मेरे को बताओ ना, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने को जाते हो, तो क्या सब इनवॉइस संभाल के रखते हो क्या? हाँ, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए और आपके लिए वो इनवॉइस बहुत एकदम इम्पोर्टेंट है और आपने संभाल के रखा है, एज अ एज अ मतलब ये मेरे को याद रहना चाहिए, तो अलग बात है। बट हर बिल थोड़ी ना हम लोग संभाल के रखते हैं। तो रेस्टोरेंट के मालिक को मालूम था कि B2C में, कैश सेल्स में, सामने वाले को भले मैंने बिल दे दिया है, लेकिन वो कोई एज अ प्रूफ संभाल के नहीं रखने वाला है। सब लोग बिल बाहर निकाल के फेंक देते हैं, या तो बहुत से लोग बिल उधर ही रख देते हैं। तो इसलिए ना बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले क्या करने लगे, बिल तो इश्यू करने लगे, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर में से ना वो सब डिलीट करने लगे। अब बच्चों इसके अंदर एक चीटिंग नहीं, दो चीटिंग हो गया। देखो, रेस्टोरेंट पे तो जीएसटी भी लगता है, और रेस्टोरेंट जो पैसा कमाता है उस पे इनकम टैक्स भी होता है। पता है मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाते समय हमेशा क्या बोलता हूँ, चीटिंग दो ही तरीके से हो सकती है, या तो इनकम को छुपा दो, या तो खर्चे को बढ़ा दो। तो इनकम छुपाने की बात हो रही है ना, सेल्स छुपाने की बात हो रही है, लेकिन कौन सा वाला सेल्स जो आप इजीली छुपा सकते हो, जिसमें पैसा आपको कैश में मिला है। तो हुआ क्या पता है, इतना सारा डेटा गवर्नमेंट ने अपनी एआई की सिस्टम में डाला। देखो अभी है ना, ये जो गवर्नमेंट है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत यूज करने लगी है। अब कैसा है मालूम है, एक नॉर्मल इंसान के लिए या तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए 60 TB का डेटा एनालाइज करना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आज तक जो गवर्नमेंट के लिए इंक्वायरी करना इम्पॉसिबल था ना, वो अब एआई की वजह से पॉसिबल हो गया है। अरे ये लोग क्या करते हैं, आजू बाजू में इधर उधर से सबसे जानकारी लेके उसको एआई में डाल के, फिर एआई को बोलते हैं कि आप अभी हमको बताओ कि इसमें आपको क्या थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है। तो देखो इतना बड़ा स्कैम हो गया, क्योंकि आपने सेल्स छुपाया तो उसकी जीएसटी भी नहीं भरी होगी, और आपने सेल्स छुपाया तो उसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका इनकम टैक्स भी तो आपने बचा लिया। तो देखो ये वाली जो स्कैम, अब मैं सच बताऊं, ये कोई स्कैम नया स्कैम नहीं है। अब सेल छुपा देना, बिल छुपा देना, ये कोई नया स्कैम थोड़ी है। लेकिन इसमें नया बात क्या है मालूम है, सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ सेल्स भी आप छुपा रहे हो।
देखो, हाथ से बना हुआ बिल तो ठीक है, ये तो बहुत से लोग करते रहेंगे, बट एक ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जिससे सेल्स डिलीट हो सकता है, ये भी तो गलत है ना यार। आप ऐसा सॉफ्टवेयर ही क्यों बना रहे हो जिसमें से सेल्स डिलीट हो सकता है? तो पता है, गवर्नमेंट खाली रेस्टोरेंट वालों पे गुस्सा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी वाले पे भी गुस्सा है कि तूने क्यों ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें से सेल्स डिलीट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये तो दोनों तरीके से गलत है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात, ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो ये अभी ये जो मैंने सेल्स छुपाने का बात किया ना, ये कोई नया नहीं है बच्चों। जब 2017 में नया नया जीएसटी आया ना, तो मैं मुंबई में ना बीकेसी में इंस्टीट्यूट का एक सेमिनार अटेंड करने को गया था। वहाँ पे एक बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमारे साथ शेयर किया था कि ये वाली चीटिंग है ना, ओरिजिनली यूरोप के रेस्टोरेंट्स में होती थी। ये चीटिंग, ये इंडियन लोगों का नया सोचा समझा हुआ चीटिंग नहीं है, ये भी इधर उधर से लेके आया हुआ चीटिंग है। ये यूरोप के रेस्टोरेंट्स में पहले होता था। ये मुझे नहीं पता है, मुझे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो शेयर किया मैं वो आपके साथ बता रहा हूँ। अब क्या है, यूरोप में पॉपुलेशन कम होता है, तो यूरोप में तो B2C में भी है ना ऐसा ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत सारी कंट्रीज में। लेकिन इंडिया में कैसा है ना, ये कॉन्सेप्ट ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक सिर्फ B2B में है। अब देखो, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, तो अब वो दिन दूर नहीं है जब गवर्नमेंट है ना धीरे धीरे ये वाला कॉन्सेप्ट B2C में भी डाल देगी। क्योंकि क्या है ना बच्चों, एक बार इनवॉइस गवर्नमेंट तक पहुंच गया और उसका इनवॉइस रेफरेंस नंबर इश्यू हो गया, फिर उसको छुपा पाना, उस बिल को डिलीट करना, ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो देखो, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने एक स्कैम भी डिस्कस कर लिया और हमारा इनवॉइसिंग भी रिवाइज हो गया। ठीक है, नो इफ नो बट, ओनली भाट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी।